मैं प्रोफेसर एस के तिवारी बाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 का जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके दूसरे यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मोटिवेशन, उसको पढ़ाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को अवश्य ही लाभ होगा। अगर इस संबंध में कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक का कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप डायरेक्ट हमको कॉल करके जो है समझ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7985139947। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं तथा अब प्रेरणा बढ़ाने के कौन कौन से विधियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होता है, यानी अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर सामान्य अर्थों में हम देखें तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजना भर देना जिससे वह व्यक्ति उस कार्य विशेष को करने के लिए तैयार हो जाए। पर मनोविज्ञान में इसका अर्थ थोड़ा सा अलग होता है। मनोविज्ञान में जो प्रेरणा का अर्थ होता है वो दो अर्थों में लिया जाता है, प्रक्रिया और परिणाम के रूप में। अगर प्रक्रिया के रूप में हम देखें तो अप्रेरणा के अंदर जो है माने व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है यानी शक्ति है, जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित करती है यानी उसको उत्तेजित करती है। और परिणाम के रूप में देखें तो अप्रेरणा से हमारा अभिप्राय व्यक्ति को उस उत्तेजना है जिसके कारण वह कार्य करता है, कार्य करना शुरू कर देता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। यानी आपको समझ में आ गया कि अप्रेरणा क्या होता है। कहने का मतलब है कि अप्रेरणा एक वह शक्ति होती है जो व्यक्ति विशेष को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति उस कार्य विशेष को करने के लिए तैयार होता है, करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित भी किया है। तो क्या परिभाषाएं दी हैं लोगों ने, क्या आपने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुड महोदय हैं, तो गुड महोदय ने अप्रेरणा के बारे में कहा है कि अप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने यानी शुरू करने, उसको जारी रखने और उसे नियमित करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि अप्रेरणा का जो कार्य होता है ना, व्यक्ति विशेष को किसी कार्य को करने के लिए तैयार करना, उसको करना और उसके करते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा, पीटी यंग ने कहा है कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को पोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी पीटी यंग महोदय ने भी कहा है कि प्रेरणा क्या है, किसी भी व्यवहार को जागृत करना यानी कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित करना। फिर जब कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित हो जाता है व्यक्ति तो उसके विकास को पोषित करना, यानी कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति उस कार्य को करता रहे, इसके लिए वह पोषण देता है और फिर वो नियमित तरीकों को जो है के माध्यम से वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, यानी यही अप्रेरणा होता है। चलिए आज हम जानते हैं कि इस अप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अप्रेरणा के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला सकारात्मक यानी जिसको पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरा नकारात्मक अप्रेरणा यानी जिसको नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि सकारात्मक अप्रेरणा क्या होता है। देखिए, सकारात्मक अप्रेरणा को ही आंतरिक अप्रेरणा भी कहा जाता है और इस अप्रेरणा में बालक जो है किसी कार्य को या किसी विषय वस्तु को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, न कि किसी बाह्य प्रभाव के द्वारा करता है। उदाहरण को ले लीजिए, अगर जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि बेटा एक कविता सुनाओ, तो यदि बालक वह अपनी इच्छा से उस कविता को सुनाना शुरू कर देता है तो इसको हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। वहीं दूसरा इसका प्रकार है नकारात्मक प्रेरणा, जिसको हम बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं।
इस अप्रेरणा में बालक जो है किसी कार्य को अपने स्वयं की इच्छा से न करके किसी बाह्य प्रभाव से करता है। जैसे अगर बच्चे से कहा जाए कि बेटा कविता सुनाओ, तो वह नहीं सुनाता है, आनाकानी करता है कि नहीं हमको याद नहीं है, नहीं सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे। पर जब उसको उसकी प्रिय चीज़ दिखाया जाता है और तब कहा जाता है कि देखो अगर कविता सुना दोगे तो हम तुमको तुम्हारी ये जो टॉफ़ी है या ये जो टॉय है वो तुमको दे दूंगा, तो बच्चा उस कविता को सुनाना शुरू कर देता है। यानी जब बच्चा किसी बाहरी प्रभाव के द्वारा कार्य को करता है तो उसको हम नकारात्मक अप्रेरणा कहते हैं। आपको समझ में आएगा होगा कि अप्रेरणा दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि अप्रेरणा बढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अब प्रेरणा बढ़ाने की कुछ विधियां मैं आपको बता रहा हूं। पहले विधियों का नाम बता दे रहा हूं। पहला है विषय वस्तु एवं कौशलों की उपयोगिता, दूसरा है स्पष्ट उद्देश्य, तीसरा आकांक्षा स्तर, चौथा कक्ष का वातावरण, पांचवा शिक्षक का व्यवहार, छठा प्रशंसा एवं निंदा, सातवां पुरस्कार एवं दंड, आठवां प्रतिद्वंदिता एवं प्रतियोगिता, नवां सफलता का ज्ञान और 10वां उपयुक्त शिक्षण विधि। चलिए हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि अप्रेरणा बढ़ाने कौन कौन सी विधियाँ। तो पहला जो टॉपिक है विषय वस्तु एवं कौशलों की उपयोगिता। देखिए भाई, जब हम किसी बच्चे को कोई विषय वस्तु समझाते हैं, बताते हैं, तो उस बताते समय यदि शिक्षक छात्रों को यह बता दे कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु के द्वारा आपके अंदर ये कौशल विकसित होंगे और उन कौशलों का आपके जीवन में ये महत्व है, तो बच्चे इससे प्रेरित होकर के वो सीखने में रुचि लेंगे और उसको शीघ्र सीखेंगे भी। दूसरा है स्पष्ट उद्देश्य। जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और यह उनको स्पष्ट कर देते हैं कि देखिए भाई, यह जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है, उसका क्या महत्व है, वो अर्थात कहने का मतलब है कि यदि उसको ये पढ़ाने का उद्देश्य बता दिया जाए और उसका जीवन में उन उद्देश्यों का क्या संबंध है, उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, तो छात्र उन उद्देश्यों से उत्साहित होकर के यानी अभिप्रेरित होकर के विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तीसरा पॉइंट है आकांक्षा स्तर। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि कक्षा में शिक्षक सभी को समान रूप से पढ़ाता है, पर क्या सभी बच्चे समान रूप से सीख पाते हैं? नहीं। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है छात्रों का आकांक्षा स्तर। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों का आकांक्षा स्तर एक जैसा नहीं होता है। देखो, कुछ विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं तो यह सोचते हैं कि चलो किसी तरीके से परीक्षा पास कर लेना है। कुछ सोचते हैं कि नहीं मुझे परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होना है। कुछ सोचते हैं कि नहीं मुझे कॉलेज में टॉप करना है। यहाँ तक ही नहीं, कुछ बच्चे तो यहाँ तक सोचते हैं कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी में टॉप करना है। कहने का मतलब है कि जिस छात्र का जितना आकांक्षा लेवल होगा बढ़ा हुआ, वह उसी मात्रा में सीखता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अप्रेरणा जो है छात्रों के आकांक्षा स्तर को बढ़ाकर उनके सीखने में मदद करती है। चौथा पॉइंट है कक्ष का वातावरण। यदि कक्ष का वातावरण उचित एवं उपयुक्त होता है तो छात्र जल्दी और शीघ्र सीखते हैं। कहने का मतलब वातावरण से मतलब ये है कि कक्षा में शांति होना चाहिए, कक्षा हवादार होना चाहिए, कक्षा में उचित प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि अगर कक्षा में नहीं होता है, अर्थात उचित वातावरण नहीं होता है, तो बच्चों को सीखने में बाधा पड़ती है और सही ढंग से वो सीखते भी नहीं है। तो इसलिए अप्रेरणा को बढ़ाने में कक्ष का वातावरण भी काफ़ी कुछ मदद करता है। पांचवा है शिक्षक का व्यवहार। देखिए भाई,
सीखने में छात्रों को शिक्षक का व्यवहार भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्यों? कि यदि शिक्षक छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है तो छात्र अच्छे से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। और वही छात्र रूखी बात करता है, डांटता है, डपटता है, सही व्यवहार नहीं करता है, सहानुभूति नहीं रखता है, तो बच्चे भी सीखने में दिक्कत उनको आती है, वो उस ढंग से सीखते नहीं हैं और न उनसे वो पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रेरणा को बढ़ाने में शिक्षक का व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा है प्रशंसा एवं निंदा। मनोविज्ञान के में जो प्रशंसा और निंदा दोनों को जो है छात्रों को सीखने में मदद करने वाली प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। देखिए, प्रशंसा से छात्र जहाँ कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको बड़ाई मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। और जो निंदा है, निंदा भी कभी कभी छात्रों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वो कैसे करता है कि जब किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम पढ़ के आना, ये याद करके आना, और वो याद नहीं करके आता है, तो जब टीचर अध्यापक कक्षा में कहता है कि बताइए आपको इतना थोड़ा सा मैंने पढ़ने के लिए और समझने के लिए दिया, आप नहीं कर पाए, क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो जब थोड़ी सी उनकी निंदा करती है तो अगली बार से जो बालक है उस निंदा से प्रेरित होकर के और पढ़ता है, लिखता है, समझता है और सीखने का प्रयास करता है। सातवां है पुरस्कार एवं दंड। देखिए, छात्रों को सीखने में पुरस्कार एवं दंड का भी बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ पुरस्कार छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही दंड भी उनको सीखने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये बात अलग है कि सीखने में दंड का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि दंड न देना पड़े। आठवां है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए भाई, किसी भी विषय वस्तु को अगर हम पढ़ा रहे हैं और उसको पढ़ाने के लिए अगर हम उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो छात्र उसको सीखने में अधिक रुचि नहीं लेंगे और न ही उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए प्रेरणा को बढ़ाने में उपयुक्त शिक्षण विधियों का भी प्रयोग नितांत आवश्यक होता है, जिससे छात्र शीघ्र सीख पाएँ। नौवां है सफलता का ज्ञान। यानी अब प्रेरणा को बढ़ाने में एक ये भी फैक्टर काम करता है कि छात्रों को उसकी सफलता का ज्ञान कराया जाए। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जब छात्र पढ़ रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में उनको उनके सफलता का ज्ञान कराया जाए। मतलब आपने कितना सीख लिया और क्या सीखना बच गया है, इसकी जानकारी यदि उसको हम देते रहें तो उससे प्रेरित होते हैं और वे सोचते हैं कि चलो इतना तो मैं सीख लिया हूँ, थोड़ा बहुत और सीखना रह गया, उसके लिए प्रेरित होकर फिर जो बचे हुआ जो विषय वस्तु हो उसको भी रुचिपूर्वक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उस कार्य को कर लेते हैं। और लास्ट है प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतियोगिता। तो प्रतिद्वंदिता एवं प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता का मतलब ये नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण वाला नहीं होना चाहिए, स्वस्थ छात्रों में प्रतिद्वंदिता होना चाहिए और प्रतियोगिता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि छात्र ऐसा कोई काम ना करे कि मैं उससे आगे निकल करके मैं उसको दिखा दूंगा, गलत कर दूंगा, उसको ये बता दूंगा, ये कर दूंगा, मैं क्या हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिद्वंदिता का मतलब कि ऐसा कंपटीशन हो कि हम आगे निकलें, हम कितना पढ़ रहे हैं, उससे हमको कैसे आगे निकलना है, हम उससे आगे निकल रहे हैं, ये स्वस्थ प्रतियोगिता होना चाहिए। और प्रतिद्वंदिता होना चाहिए, आगे बढ़ने की जो होड़ होती है वह स्वस्थ रूप में होना चाहिए, द्वेष के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता के कारण भी छात्र जो हैं वो सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपने देखा कि आज मैंने आपको बताया कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा की जो प्रमुख परिभाषा है वो क्या है, प्रेरणा बढ़ाने वाली की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको आपने जाना। तो अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यदि इस वीडियो से या विषय वस्तु से संबंधित आपको कोई भी और विशेष जानकारी चाहिए या कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं और मैं आपको उस पर आपको समझा दूंगा। तो इस आशा के साथ कि आप आज के इस वीडियो को भली भांति समझ लिए होंगे, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।